Dear students, today we are going to discuss development of chick. चैप्टर नंबर 19 का ये टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ चिक इतना मुश्किल नहीं है। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है। स्टूडेंट्स को इसमें इसलिए कन्फ्यूजन्स होती हैं क्योंकि किताब के अंदर जब इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है तो कुछ इवेंट्स को आउट ऑफ ऑर्डर लिखा गया है, उनकी तरतीब जो है वो आगे पीछे कर दी गई है। वरना ये टॉपिक इंतहाई आसान है। इसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्चुअल इसको लिखा गया है, थोड़ा सा इसको टेक्निकल करके लिखा गया है, कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हमें डेवलपमेंट ऑफ चिक को समझना है तो हमें जो बेसिक फ़लसफ़ा है डेवलपमेंट का वो मालूम होना चाहिए। बर्ड्स की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, बर्ड्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक्स देखते हैं। बेसिक्स में देखें, सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जो वर्टिब्रेट है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें हमने पढ़ा हुआ है कि स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब चूँकि चिकन एक बर्ड है और हमने यहाँ पे चूज़े की डेवलपमेंट पढ़नी है, तो पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है स्टूडेंट्स कि फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल। इन केस ऑफ एवियंस फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, यानी स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाके जो ओवम है उसको फर्टिलाइज करता है। अब उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जब ओवम ओवरी से रिलीज़ होता है और इंटर होने लगता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर या यूट्राइन ट्यूब के अंदर, उस वक्त ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद ये एग पास होता है यूट्राइन ट्यूब से, और यूट्राइन ट्यूब का एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं शेल ग्लैंड या यूट्रस, जिसका काम होता है हैन एग के गिर्द शेल को ऐड करना। देखिए ये जो शेल है इसमें कैल्शियम पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे बाहर आउटर जानिब एक शेल मिल रहा है। अब ये जो शेल है ये क्यों ऐड होता है, ये इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि चिकन के अंदर बच्चों जो डेवलपमेंट है वो होनी है एक्सटर्नल, आउटसाइड द बॉडी। तो चूँकि डेवलपमेंट एक्सटर्नल है तो ज़रूरी है कि इन्वायरमेंटल इंजरीज से बचाया जाए। तो माहौल के असरात से बचाने के लिए बाहर की जानिब प्रोटेक्शन के लिए एक शेल ऐड हुआ है, और यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट के अंदर फूड स्टोर की गई है इन द फॉर्म ऑफ यॉक। तो हम ये मान लेते हैं कि ये शेल्ड एग के अंदर ये यॉक ऐड हुई है, और जब ये पास होता है शेल ग्लैंड से तो इसके गिर्द शेल लगाया जाता है। अब शेल के अंदर पोर्स होते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं। शेल इन्वायरमेंटल हैजर्ड से इसको बचाएगा ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस। फर्दर देयर आर मैनी मेम्ब्रेन्स। अब सिलेबस के अंदर चूँकि एग के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो शेल और एग के एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर है सेकेंड ईयर के अंदर। तो कुछ आइडिया आपको होना चाहिए कि चिकन का जो सेल है वो एक ह्यूज सेल है जिसके अंदर ये एक यॉक है, और यॉक को सस्पेंड किया गया है प्रोटीन के रॉड्स के ज़रिए, और बाहर जो वाइट पोर्शन है ये है एल्ब्यूमिन। और यहाँ पे आप देखो तो आपको एक छोटा सा एयर पॉकेट नज़र आ रहा है। ये इसलिए बना होता है कि जब हैचिंग का टाइम आता है तो वो जो चूज़ा होगा उसने यहीं पे अपनी बीक को इंसर्ट करना है, यहीं से उसने एयर लेनी है, तभी उसके लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेट करेंगे, फिर वो इस अंडे को ठोकर मार के इसको तोड़ेगा और बाहर वो उसने यानी हैच करने के बाद बाहर निकलना है। तो अब बच्चों पहली चीज़ हमने ये देखी कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट जो है वो शेल एग के अंदर होनी है, शेल्ड एग में आउटसाइड द बॉडी। इसलिए शेल्ड ऐड किया गया ताकि शेल उसको प्रोटेक्ट कर सके और गैस एक्सचेंज को भी फैसिलिटेट करे, और एक ह्यूज अमाउंट में यॉक ऐड कर दी गई इस अंडे के अंदर। अब हम बाकायदा ये देखते हैं कि ये किस तरह से डेवलपमेंट का प्रोसेस होना है। तो पहले एक फंडामेंटल चीज़ बच्चों याद रखें, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस इसी टॉपिक में कुछ स्टेप्स पढ़े हैं डेवलपमेंट के, कि वर्टिब्रेट के अंदर ये तमाम वर्टिब्रेट्स में ये स्टेप्स कॉमन होते हैं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस होती हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट में, जैसे फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स या मैमल्स में, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स एक जैसी होती हैं। अब जो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं इसकी हम स्टेजेस को डिवाइड कर लेते हैं क्लीवेज के अंदर, मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन एंड गैस्टुलेशन, और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस के साथ यही स्टेजेस रिपीट होती हैं। तो हमें
सबसे पहले इन्हीं बेसिक स्टेजेस को लेके आगे चलना है और इन्हीं की हमने डिटेल बतानी है कि डेवलपमेंट के अंदर किस स्टेज के अंदर कौन से इवेंट्स होंगे। अब बच्चों सबसे पहले जो हमारे पास स्टेज है दैट इज़ क्लीवेज। क्लीवेज क्या है? क्लीवेज एक टाइप की सेल डिवीजन है जिसके अंदर सेल डिवाइड होते हैं, डिवीजन की वजह से नए सेल्स फॉर्म होते हैं और हम उन सेल्स को नाम देते हैं ब्लास्टोमियर्स का, यानी क्लीवेज के अंदर ब्लास्टोमियर बनने हैं। लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे बेटा देखें, जो हमारे पास हैन एग है उसमें चूंकि एक ह्यूज अमाउंट में यॉक होती है, तो यॉक के ऊपर यहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। जहाँ पे ये साइटोप्लाज्म मौजूद होता है इस जगह को हम टर्म कर देते हैं एनिमल पोल, ठीक है। और ये जो एनिमल पोल बनता है बेटा, इसी एनिमल पोल के अंदर क्लीवेज होनी होती है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये एनिमल पोल क्या है और कहाँ पे ये क्लीवेज हो रही है। तो इस आइडिया को समझने के लिए हम एक डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये एग के अंदर यॉक के ऊपर एक एनिमल पोल शो किया। अब अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक ऑरेंज है समझाने के लिए। तो मान लें कि ये हमारा सारे का सारा यॉक है जिसका पील है, और ऊपर जिसका मैंने इसका चूँकि छिलका उतार दिया है तो ये जगह आपको नज़र आ रही होगी। मान लें कि ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पे कंसनट्रेटेड हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा एनिमल पोल। और नीचे जहाँ पे यॉक कंसनट्रेटेड ये होगा हमारा वेजिटल पोल। तो एक्चुअली जो क्लीवेज है वो इसी एनिमल पोल के अंदर होती है, यहीं पे सेल डिवाइड होंगे। तो ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ना जिससे हमने छिलका उतार लिया है, इसको हम कहते हैं डिस्क। तो चूँकि ये डिस्क है और इस डिस्क के अंदर क्लीवेज होनी है तो इसका हम नाम रखेंगे डिस्कॉइडल क्लीवेज। तो क्लीवेज होगी डिस्कॉइडल एक छोटी सी डिस्क के अंदर। तो अब बेटा समझना है हमने कि क्लीवेज कैसे होती है। तो यहाँ पे कुछ असूल हैं। चिकन के अंदर जो फर्स्ट क्लीवेज होती है इट इज़ ऑलवेज वर्टिकल, सेकंड क्लीवेज इज़ आल्सो वर्टिकल और थर्ड क्लीवेज होती है हॉरिजॉन्टल। अब इसको समझने के लिए भी मैं आपको एक डेमो शो करता हूँ ताकि हम आइडिया लगा सकें कि ये क्लीवेज कैसे हो रही है। तो हमने एक और ऑरेंज लिया है ये शो करने के लिए कि क्लीवेज का पैटर्न कैसे होगा। अब आप ये देखो ना, सबसे पहली चीज़ कि क्लीवेज होनी है इस छोटी सी डिस्क के अंदर। तो मान लें कि ये सारी की सारी वही डिस्क है और इसमें क्लीवेज होनी है। तो पहली क्लीवेज है वर्टिकल, तो मतलब ये है कि वर्टिकल क्लीवेज ऊपर से होनी है। दूसरी क्लीवेज वर्टिकल होगी, मतलब ये भी इसी तरह से ऊपर से होगी। और जो थर्ड क्लीवेज होगी ना हॉरिजॉन्टल, वो इस तरह से इसको काटेगी संतरे को। तो पहली क्लीवेज में 1 से 2 सेल बनेंगे, फिर क्लीवेज होगी 2 से 4 सेल बनेंगे। जब तीसरी क्लीवेज होगी हॉरिजॉन्टल तो ये 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे। और जो वो ऊपर डिस्क है उसके अंदर जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अंडरनीथ हमसे अलग हो जाएंगे। अब हम इसको करके देखते हैं। ये देखिए, हम मान लें फर्स्ट क्लीवेज हो रही है जी, ये फर्स्ट क्लीवेज हो गई वर्टिकल। तो ये 1 से हमने मान लिया कि ये 2 ब्लास्टोमियर में डिवाइड हो गया। अब देखिए दूसरी क्लीवेज भी वर्टिकल होनी है, तो मतलब फ्रॉम अपसाइड। अब आप ये देख सकते हो कि ये हमारे पास 4 अदद क्या बन गए हैं ब्लास्टोमियर। फर्स्ट क्लीवेज वर्टिकल, सेकंड क्लीवेज इज आल्सो वर्टिकल। अब जो थर्ड क्लीवेज है ना वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल होगी। तो अब अगर जाहिर है इसने कटना है और इसके कुछ पीसेस गिरेंगे भी सही ऑब्वियसली, बहरहाल ये इस तरह से इसने इसको काटना है। और ये हमारे पास जो सेल आएंगे इन्हें हम अब क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर्स। तो इस तरह से हम इसको करते हैं डिवाइड। फर्स्ट क्लीवेज वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड क्लीवेज क्या होती है हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद क्लीवेज इरेगुलर हो जाती है, कभी वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल। इरेगुलर क्लीवेजेस चलती जाएंगी, सेल्फ ब्लास्टोमियर बढ़ते जाएंगे और हम इस स्टेज को नाम देंगे फिर मोरुलेशन। तो अब इसको हम वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं डायग्रामेटिकली ताकि हम देख सकेंगे ये डिवीजन कैसे हो रही है। डिस्क मौजूद है और इस डिस्क के अंदर हम शो करने लगे हैं कि फर्स्ट क्लीवेज हो गई वर्टिकल, सेकंड क्लीवेज हुई वर्टिकल और ये 4 सेल बन गए। हमारी थर्ड क्लीवेज है, इट इज़ हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से हमारे पास ब्लास्टोमियर्स फॉर्म होते जा रहे हैं और ब्लास्टोमियर्स की तादाद मुस्तकिल तौर पे बढ़ती जा रही है। और एंड रिज़ल्ट ये आना है कि क्लीवेज से हमारे पास चूँकि ये मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे डिवीजन होती जाएगी तो ढेरों बनते जाएंगे ब्लास्टोमियर्स। और जब ब्लास्टोमियर से एक पूरी की पूरी सेल्स की डिस्क फार्म हो जाएगी तब हम इस स्टेज को नाम देंगे मोरुलेशन। तो मोरुलेशन को बताने के लिए भी मैंने एक मॉडल बनाया है।
अब आप ज़रा इस मॉडल को देखें। मान लें कि ये हमारे पास नीचे सारा यॉक है, यॉक के ऊपर सेल डिवाइड हो रहे थे एक छोटे से क्लियर साइटोप्लाज्म के रीजन के अंदर। सेल्स बनते गए तो आपको ये इस तरह से क्या नज़र आ रही है, यॉक के ऊपर एक डिस्क बन गई है। अब ये जो डिस्क बनी है इसका नाम है ब्लास्टोडर्म। इसका क्या नाम है? ब्लास्टोडर्म। अगर आप इसको सामने से देखें तो ये आपको यहाँ पे 2 या थोड़ी सी कुछ लेयर ज़्यादा हो सकती है, मोस्टली 2 लेयर्स थिक होती है, तो आपको लगेगा कि सामने से इस तरह की प्लेट सी नज़र आ रही है, डिस्क सी नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप इसको इस व्यू में देखते हैं तो फिर ये आपको मुकम्मल नज़र आता है। तो वाइट बोर्ड पे भी मैंने इसका पहले ये व्यू शो किया है कि बाहर यॉक पड़ा है, इसके अंदर ये ब्लास्टोडर्म फार्म हो चुकी है मोरुलेशन स्टेज के अंदर। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप एक चीज़ नोट करें कि ब्लास्टोडर्म के जो सेंट्रल सेल्स हैं ये बड़े स्मॉलर हैं और ये कन्फाइंड है, जबकि जो इसके पेरिफेरल सेल हैं ये काफ़ी लार्जर हैं। ये इसका एक फीचर है जो आपने याद रखना है कि सेंट्रल सेल्स आर स्मॉलर एंड पेरिफेरल सेल्स आर लार्जर। तो स्टूडेंट्स अब हम इस मोरुलेशन स्टेज को यहाँ वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये वही मैंने डायग्राम बनाया है और इसके अंदर आपको यही वो डिस्क नज़र आ रही है, इसका अपर व्यू है। ये इसके आउटर सेल हैं, इन्हें हम क्या नाम देंगे? पेरिफेरल सेल्स। और पेरिफेरल सेल इस केस में क्या है आपको पता है, दीज आर लार्जर। ये इसके सेंट्रल सेल्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसके सेंट्रल सेल्स हैं दीज आर स्मॉलर, जो पेरिफेरल सेल्स हैं दीज आर लार्जर। और अगर हम इसको सामने से देखें जैसे कि अभी हमने इसको डेमो में देखा था, तो आपको सामने से बिल्कुल ये इस तरह की एक लेयर नज़र आएगी। इस लेयर का नाम क्या होगा? ब्लास्टोडर्म। तो एक्चुअली ये ब्लास्टोडर्म के 2 व्यू हमने शो की हैं मोरुलेशन के अंदर। ये ब्लास्टोडर्म बन गई, ब्लास्टोडर्म के 2 व्यू आ गए, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था मॉडल में। ये हमारे पास यॉक है, यॉक के ऊपर ब्लास्टोडर्म है, और ये जो ब्लास्टोडर्म है इसको आप फ्रंट व्यू से यानी अपर व्यू से भी देख सकते हैं, आप इसको सामने से भी देख सकते हैं। तो ये दोनों व्यू इसके शो हो गए। अब ये जाएगी अगली स्टेज के अंदर। अब जो नेक्स्ट जो डिवीजन आती है या नेक्स्ट जो स्टेज आती है उसका नाम होता है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन की पहचान क्या होती है? ब्लास्टुलेशन की पहचान होती है एक सेगमेंटल कैविटी अपीयर होती है, जिस सेगमेंटल कैविटी को हम नाम देते हैं ब्लास्टोसील का। तो ब्लास्टोसील की जो अपीयरेंस है, जिस स्टेज में ब्लास्टोसील की अपीयरेंस होगी उसे हम कहेंगे ब्लास्टुलेशन। अब ये कैसे होगा? अब यहाँ ध्यान से देखें ना, तो इन्हीं सेल्स में थोड़ा सा चेंज आया है, इसको मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया। अब आप और से देखें हो क्या रहा है। सिंपल सी एक बात है, ये जो सेल्स पड़े हुए थे इस ब्लास्टोडर्म के अंदर, ये सेल मूव करते जा रहे हैं। ये कहाँ पे मूव करते जा रहे हैं? ये देखिए हम इसको एरो से शो करते हैं कि किनारों की तरफ ये मूव करते जा रहे हैं। तो बच्चों अगर ये सेल किनारों की तरफ मूव करेंगे तो उसका नतीजा ये आएगा कि आप यहाँ पे देखें तो इसके किनारे हो गए थिकर और यहाँ पे सेंटर के अंदर एक कैविटी अपीयर हो गई है। तो इसी कैविटी का हम नाम रखेंगे ब्लास्टोसील। और चूंकि ये ब्लास्टोसील या सेगमेंटल कैविटी फार्म हो गई है तो हमने स्टेज का नाम क्या रख लिया? ब्लास्टुलेशन। इस स्टेज पे जो हमारा एम्ब्रियो फार्म होगा उसको हम बोलेंगे ब्लास्ट्यूला, और ये हमारी डेवलपमेंट की जो स्टेज होगी ये क्या कहलाएगी? ब्लास्टुलेशन। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो इसके किनारों के सेल्स हैं ये यॉक के साथ अटैच हैं, जबकि ये सेल यॉक से सेपरेट हो चुके हैं क्योंकि बीच में कैविटी आई है। तो अब ध्यान से समझना इस चीज़ को कि ये जो हमारा पॉइंट बनेगा जहाँ पे ये सेल अटैच है बच्चों यॉक के साथ, क्योंकि ये सेल्स यॉक के साथ अटैच हैं, तो ये जो हमारा रीजन बनेगा इसका हम नाम रख लेंगे जोन ऑफ जंक्शन। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 अदद जोन ऑफ जंक्शंस आ गए, एक हमने इस साइड पे शो किया है और दूसरा जोन ऑफ जंक्शन ये आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि किनारों पे जो सेल्स हैं वो यॉक के साथ एडहेरेंट हैं, चिपके हुए हैं। सेंटर से जो सेल हैं वो सेपरेट हो चुके हैं और किनारों पे सेल चूँकि ज़्यादा हैं तो ऊपर की जानिब एक कैविटी बन गई है सेगमेंटल कैविटी, जिसको हमने कहा है ब्लास्टोसील। तो इसी का नाम हमने स्टेज का नाम क्या रख दिया? ब्लास्टुलेशन। और इस स्टेज पे हम एम्ब्रियो को क्या नाम दे रहे हैं? ब्लास्ट्यूला। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप इसको टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो आगे आपको लिखा मिलेगा गेस्टुलेशन, लेकिन हकीकत ये है बेटा कि जो इवेंट्स उसने बुक में गेस्टुलेशन में लिखे हैं वो एक्चुअली ब्लास्टुलेशन में ही होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमारी टेक्स्ट बुक में उसने पिछले कंसेप्ट को आगे लेके चलना था तो उसने इसी स्टेज को आगे गेस्टुलेशन में लेके गया हुआ है।
हालांकि पहले उसने डिफाइन किया है कि गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है, कि इट इज़ द मूवमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल। एक्चुअली बेटा आप लोग पहले भी पढ़ाए हो कि गैस्ट्रुलेशन के अंदर जर्म लेयर्स बनती हैं। तो बेसिकली ब्लास्टुलेशन के अंदर कुछ स्टेप होने हैं, जिसको लिखा तो गैस्ट्रुलेशन में गया है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको गैस्ट्रुलेशन में लिख सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने भी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसको गैस्ट्रुलेशन के अंदर असाइन किया है। बट ये जो स्टेप अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इवेंट्स ब्लास्टुलेशन के अंदर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने ये बात की कि यहाँ पे जोन ऑफ जंक्शन फार्म होगा, क्योंकि ये जो मार्जिनल सेल होंगे ये यॉक के साथ एडहेयर करेंगे। तो अब इसमें एक फीचर है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेज ब्लास्टूला या ब्लास्टुलेशन के अंदर लिखने के बजाय गैस्ट्रुलेशन के अंदर लिखा मिलेगा। कि बच्चों जब ये सेल सेंटर वाले जो सेल होंगे, क्योंकि ये हमने देखा था ना कि सेल यहाँ से मूव करके आ रहे थे मार्जिन की जानिब, तो ये सेल यॉक से अपलिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ यॉक से कुछ फ्लूइड लीक होके यहाँ पे जमा होता है और एक पूल बन जाता है फ्लूइड का इसके अंदर, इस सेगमेंटल कैविटी में। तो इस पूल ऑफ फ्लूइड के डेवलप होने से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा कि अब अगर हम लाइट ड्रा करते हैं अपने इस ब्लास्टूला के ऊपर, क्योंकि आपको जानते हैं अब ब्लास्टूला हम एम्ब्रियो को कहते हैं ब्लास्टुलेशन स्टेज में, तो जब हम यहाँ से लाइट पास करेंगे ना, तो ये एरिया अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे जहाँ पे ये फ्लूइड जमा हुआ है, अकमुलेट हुआ है, ये जगह ट्रांसल्यूसेंट नज़र आएगी। तो इससे हम टर्म करेंगे एरिया पिलुसिडा। एरिया पिलुसिडा, इसको एक्चुअली जोना पिलुसिडा भी कहते हैं। बहरहाल एरिया पिलुसिडा और जोना पिलुसिडा, बिकॉज इट विल गिव ए ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस। ट्रांसलूसेंट मतलब यानी थोड़ा सा ये क्या होगा, शफाफ टाइप का होगा, नीम शफाफ होगा। लेकिन ये जो इसके मार्जिनल एरियाज हैं ना, जो सेल यानी कि हम कहते हैं कि यॉक के साथ चिपके हुए हैं, तो यहाँ से जब आप लाइट डालेंगे तो हमें पता चलता है कि ये जगह जो होगी ये ओपेक रहेगी, ये लाइट को ट्रांसमिट करेगी। अब देखो बुक में लिखा होगा कि ये जो साइड वाले जो हमारे जोन्स बन रहे थे, जोन ऑफ जंक्शन, इनके ऊपर जो ये फ्लूइड यहाँ पे चूँकि सेंटर में यहाँ पे जमा हुआ है, तो ये जो हमारा जोन ऑफ जंक्शन वाला एरिया था ना, यहाँ पे लाइट जब आप डालेंगे यहाँ से, मसलन हम कहते हैं कि लाइट पड़ रही है, तो लाइट यहाँ से हो जाएगी ट्रांसमिट वापस। चूँकि लाइट यहाँ से वापस ट्रांसमिट होगी तो ये जगह में वाइट नज़र आएगी, इसलिए इसको हम नाम देंगे एरिया ओपेका या जोना ओपेका। तो ये हमारे पास अब दो जोन बन गए बच्चों, एक ट्रांसलूसेंट और एक ओपेक। जो सेंट्रल पार्ट है वो तो है ट्रांसलूसेंट, लेकिन इसके किनारे क्या हैं, ओपेक है। जो किनारे ओपेक हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एरिया ओपेका। तो ये पहला एरिया ओपेका, ये दूसरा साइड से भी एरिया ओपेका, और ये सेंटर में। एक्चुअली अगर हम इस डायग्राम को देखें, जैसे हमने पहले बात की थी, जिसको ऊपर से अगर हम इसको देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि सेंटर से ये जो राउंड सा पार्ट है ये ट्रांसलूसेंट है, और जो इसकी किनारे हैं पेरिफेरल पार्ट वो आपको नज़र आ रहे होंगे ओपेक। यानी अगर इस डायग्राम को भी आप देखो तो जैसे कि हमने कहा था कि साइड वाले सेल जो है वो लार्जर है, तो लाइट जब ट्रांसमिट करेंगे तो हमें दो जो हैं जोन्स मिलेंगे। अब बेटा यहीं पे एक और स्टेप होता है, इसको भी उसने गैस्ट्रुलेशन के अंदर ही लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये भी ब्लास्टुलेशन ही के स्टेप हैं कि ये जो हमारी लेयर है ब्लास्टोडर्म 2 और मैनी लेयर थिक, ये स्प्लिट हो जाएगी। यानी कि ये ऐसे पड़ी है, सोचें अगर आप सामने से इसको देखो, ये ब्लास्टोडर्म है, तो ये ब्लास्टोडर्म इस तरह से स्प्लिट हो जाएगी, एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे। दोबारा देखें, ये ब्लास्टोडर्म है, ये इस तरह से स्प्लिट हो गई, दो लेयर्स बन गई, एक ऊपर और एक नीचे जो यॉक की तरफ है। अब बेटा जो ऊपर वाली हमारी लेयर है ब्लास्टोडर्म की, इसे हम टर्म करते हैं एपीब्लास्ट। क्या टर्म करेंगे जी इसे, एपीब्लास्ट। और जो हमारी ये नीचे वाली लेयर बनेगी ब्लास्टोडर्म की, इसे हम टर्म करेंगे हाइपोब्लास्ट। तो दो लेयर्स बन गई, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। बेटा ये जो मैंने दो लेयर्स बनाई हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये आपको तब नज़र आती हैं इस फॉर्मेशन के अंदर जब हम इसका पूरे के पूरा जो एग है उसको काटते हैं, यानी सेजिटल सेक्शन के अंदर। यानी मान लीजिए ये हमारा एग था, हमने इसको इस तरह से काट लिया है, तो जब हम इसको इस तरह काट लेंगे तो ऊपर लेयर आपको यानी जो एपीब्लास्ट नज़र आनी है, नीचे आपको क्या नज़र आनी है,
हाइपोब्लास्ट, और उसके अंदर आपको फिर वो यॉक नज़र आना चाहिए था। तो अब यहाँ पे एक चीज़ पहले हम डिस्कस करते हैं। बुक में आपको लिखा मिलेगा कि जो हमारी एपीब्लास्ट है इट इज़ प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। तो ये पहले आपको समझना पड़ेगा प्रिजम्पटिव का मतलब क्या है। प्रिजम्पटिव का मतलब है कि इन फ्यूचर इससे बनेगी एक एक्टोडर्म और मीजोडर्म भी इसी से बनेगी। तो मतलब इसकी जो फेट है, इसकी जो तकदीर है, इसकी जो किस्मत है, यानी इसने फ्यूचर में जाके 2 जर्म लेयर्स फॉर्म करनी है। तो कौन कौन सी लेयर? एक होगी बेटा एक्टोडर्म, ठीक है, और दूसरी जो हमारी जर्म लेयर इससे फॉर्म होगी, अभी नहीं हुई, इन फ्यूचर, वो कौन सी होगी? मीजोडर्म। और यही हमने आगे चल के गैस्ट्रुलेशन में फॉर्म करवानी है और पूरे का पूरा उसे नोटोकॉर्ड फॉर्म करवाना है। तो ये तो हो गई एपीब्लास्ट जो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म है और प्रिजम्पटिव मीजोडर्म है। अब ये जो लोअर लेयर थी जिसको हमने हाइपोब्लास्ट कहा है, ये भी बेटा हमारा प्रिजम्पटिव होगा, यानी इसने भी फ्यूचर में कुछ और बनाना है। और क्या बनाना है? इसने बेटा बनाना है एंडोडर्म। तो इसको हम नाम दे रहे हैं प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। ठीक हो गया। तो ये 2 हमारे पास लेयर्स आ गई, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, जिन्होंने इन फ्यूचर जाके जर्म लेयर्स बनानी है। और आपको पता है, आप इसी चैप्टर में भी पढ़ाए हो और आपने प्रीवियसली फर्स्ट ईयर में किंगडम एनिमेलिया में चैप्टर 10 में भी ये बात पढ़ी हुई है कि जो 3 जर्म लेयर्स हैं, इन्हीं से बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जो एक्टोडर्म होता है वो नर्वस सिस्टम बनाता है, इंटीगुमेंटेशन बनाता है। जो मीजोडर्म होता है आप जानते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम फॉर्म करता है। जो एंडोडर्म है ये आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी गट की फॉर्मेशन करता है। तो बेटा गैस्ट्रुलेशन के अंदर उसने ये 2 लेयर्स बनवानी हैं, एक एपीब्लास्ट, एक हाइपोब्लास्ट। और फिर जनाब आपने याद रखना है, बुक की एक स्टेटमेंट होगी कि ये जो हमारा हाइपोब्लास्ट है ये क्या करता है। ये बेटा किताब में लिखा होगा कि जो हमारी हाइपोब्लास्ट है इट विल मूव डाउनवर्ड एंड स्प्रेड ऑल अराउंड द यॉक टू फॉर्म ए यॉक सैक। तो ये देखें, जो हमारी हाइपोब्लास्ट थी इसको मैंने यहाँ से बिल्कुल आउटवर्ड अराउंड द यॉक अरेंज किया है। तो ये दरमियान में हमारे पास ये चूँकि यॉक पड़ा है, तो यॉक एक्चुअली एंडोडर्म के अंदर बंद हो गया है। तो ये बन गई हमारी यॉक सैक। हाइपोब्लास्ट के सेल चूंकि इन्होंने यॉक को घेर लिया है चारों तरफ से, तो इन्होंने बना दी है क्या जी? यॉक सैक। और ये जो अब हमारी एंडोडर्म होगी इससे हम क्या कहेंगे? इससे हम कहेंगे इट इज दी एंडोडर्मल लाइनिंग। ये हमारी एंडोडर्मल लाइनिंग बन चुकी है, क्योंकि लाइन कर रही है, किसको लाइन कर रही है जी? यॉक को। इसने यॉक को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब इंटरेस्टिंगली, अब आपको ज़रा इस व्यू को समझना है तो एक मॉडल देखते हैं। असल में ये हमारे पास, हमने कहा था कि ये है यॉक, यॉक के ऊपर मूवमेंट हो रही है। तो ऑब्वियसली हम एक्चुअली इसको काट के देखेंगे। अगर हम इसको काटते हैं इस तरह से तो हमें पता ये चलता है कि ये ऊपर मान लीजिए ये एपीब्लास्ट पड़ा हुआ है, नीचे ये हाइपोब्लास्ट पड़ा हुआ है, और ये जो इस तरह की लाइनिंग बन रही है इसने क्या बनाया हुआ है? यॉक सैक। बट एक्चुअली यॉक को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अगर ये यॉक होती तो ये होती है उसकी एंडोडर्मल लाइनिंग, जिसको उसने हर तरफ से ऐसे घेरा होता है। लेकिन हमने इस डायग्राम में एम्ब्रियो को ऐसे काट के देखा है। तो जब हम इसको ऐसे काट के देखते हैं तब हमें ये 2 लेयर नज़र आती हैं, ऊपर एपीब्लास्ट, नीचे हाइपोब्लास्ट। और फिर ये जो हाइपोब्लास्ट में हमें नज़र आता है कि इसने यॉक को इस तरह से घेर लिया है, यानी हमने इसको ऐसे सैजिटल सेक्शन के अंदर काट दिया है एम्ब्रियो को। ठीक है। अब ये स्टेप भी उसने एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ गट का बनना, इसी तरह ये एरिया ओपेका और एरिया पिलोसीडा का बनना, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का बनना, ये उसने गैस्ट्रुलेशन के अंदर लिखा है। लेकिन गैस्ट्रुलेशन की उसने डेफिनेशन दी हुई है कि इट इज़ द मूवमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो ऑब्वियसली इट इज़ द मूवमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। और इसका काम क्या होता है? इससे बेटा आगे चल के ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं, जैसे कि हमने अभी बात की। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये मीजोडर्म एंड नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों इसके लिए बुक के अंदर बाकायदा हेडिंग होगी अलग से, मीजोडर्म एंड नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। तो आए अब देखते हैं कि मीजोडर्म एंड नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। वेरी इजी, कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है, ज़रा ध्यान से इसको समझना है। बेटा अभी हमने ये कहा था कि हमें
अगर ऊपर से देखें तो ब्लास्टोडर्म नज़र आती है जो कि सर्कुलर होती है, लेकिन अब ये हमें सर्कुलर नज़र नहीं आएगी, अब आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगी कैसे, पीयर शेप, क्योंकि सेल मूव करना शुरू कर देंगे। अब यूं स्टार्ट करेगा वो मीजोडर्म एंड नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन को कि सेल मूव तो करते हैं बट वैसे मूव नहीं करते जैसा कि एम्फीबियंस में आपने पढ़ा है। हालांकि आपने एम्फीबियन में नहीं पढ़ा, तो बुक में वो आपको बताएगा कि जैसा कि एम्फीबियन के अंदर सेल्स की मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट उससे थोड़ा डिफरेंट टाइप की मूवमेंट है। तो वाकई ये मूवमेंट उससे डिफरेंट टाइप की है। कैसे, ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। पहली चीज़ हमने ये कही कि सेल की मूवमेंट की वजह से ये जो ब्लास्टोडर्म की शेप है ये सर्कुलर से चेंज होकर पीयर शेप हो जाएगी। तो पहले इसको देखना है ये कैसे होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर शेप है, इसके सेल या किनारों से अगर अंदर की जानिब मूव करना शुरू हो जाए तो यकीनन ये सेल चूँकि अंदर की जानिब जाना शुरू हो जाएंगे तो ये जो इसका किनारा होगा लोअर पार्ट ये नैरो हो जाएगा, और चूँकि सेल यहाँ सेंटर में आके जमा होते जाएंगे और यहाँ से पीछे की जानिब पुश होते जाएंगे, तो ये ऊपर वाला इसका किनारा थोड़ा वाइडर हो जाएगा, नीचे वाला किनारा थोड़ा नैरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगी एक नाशपाती की तरह की शक्ल, पीयर शेप। यानी सर्कुलर से हमारी जो ऊपर वो ब्लास्टोडर्म था, जो उसका डिस्क नज़र आ रहा था आपको, वो डिस्क की शक्ल चेंज हो गई है। मैंने आपको पहले यही मॉडल दिखाया था, हमने बात की थी कि बिल्कुल ऊपर क्या पड़ा होता है, एक सर्कुलर डिस्क। अब अगर आप इसको देखो तो ये सर्कुलर डिस्क नहीं रही, ये डिस्क यहाँ से नैरो हो चुकी है। क्यों नैरो हुई है? क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सेल्स मूव कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ सेल यहाँ से इधर आ रहे हैं, कुछ सेल इधर से इधर आ रहे हैं, ये सेल इधर मूव करते जाएंगे, जिसकी वजह से ये पार्ट नैरो हो जाएगा और ये पार्ट क्या हो जाएगा, वाइडर। अब इसी को एक्सप्लेन करना है ज़रा डिटेल में, तो ज़रा सा तवज्जो से समझना है, बहुत ही आसान है ये। अब बेटा देखिए, ये हमने देखा था अपर व्यू, अब हम इसको पहले देख रहे थे तो ये सर्कुलर था। अब आपको अपर व्यू में क्या नज़र आ रहा है कि ये जो ऊपर डिस्क पड़ी हुई है इसकी शक्ल क्या हो गई, ये पेयर शेप। क्यों ये पेयर शेप? मैंने आपको क्या बताया कि पेयर शेप इसलिए हुई है कि सेल मूव करें। बुक आपको बताएगी कि सेल्स मूव करते हैं मीडियली एंड कार्डली। तो मीडियल का मतलब क्या है? मीडियन एक एनाटॉमिकल पोजीशन है, मतलब एक बिल्कुल सेंटर में, तो ये मेरी बॉडी का मीडियन पार्ट है सेंटर में। और कार्डल एंड आपको पता है उस एंड को कहते हैं जिस एंड पे टेल बननी होती है, क्योंकि चिक का एम्ब्रियो है तो उसके दो एंड हैं, एक सिफेलिक एंड जहाँ पे हेड बनेगा और एक कार्डल एंड होगा जहाँ पे टेल बननी है। तो अब देखें, मीडियली एंड कार्डली सेल मूव करेंगे तो उसका नतीजा ये आएगा कि ये सेल यहाँ से हम कहते हैं कि मूव करके यहाँ पे आना शुरू हो गए। ये सेल की मूवमेंट हम शो कर रहे हैं कि सेल जनाब मीडियन पार्ट पे आ रहे हैं, यानी सेंटर में इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, और कार्डल एंड पे। तो मान लें ये नीचे वाला एंड कौन सा है, कार्डल एंड है, तो ये ऊपर वाला एंड कौन सा होगा जी, ये हो जाएगा सिफेलिक एंड, जहाँ पे हेड फॉर्म होना है। तो इसको मैंने लिख दिया सिफेलिक एंड, क्योंकि इस पे हेड फॉर्म होगा, या एंटीरियर एंड। और ये कौन सा एंड बन जाएगा बच्चों, कार्डल एंड। कार्डल मीन जिस साइड पे टेल फॉर्म होना है। अब आप ध्यान से देखें, जब यहाँ से सेल किनारों से यहाँ पे जमा होते जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेंटर के अंदर एक मिड लाइन थिकनेक मिलने शुरू हो जाएगी, यहाँ पे यानी एक थिक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम नाम देंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक का। यानी एक चौड़ी पट्टी सी बन जाएगी ऊपर एम्ब्रियो के ऊपर, उसी डिस्क के ऊपर, जिसका नाम होगा प्रिमिटिव स्ट्रीक। और फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक का ये जो एंटीरियर एंड है या सिफेलिक एंड है, उधर आपको इसका सिरा थोड़ा सा मजीद फूला हुआ नजर आ रहा है। ये देखें इस सिरे को, आप इसको हम टर्म करते हैं प्रिमिटिव नोड। यानी एक बन चुका है प्रिमिटिव स्ट्रीक और क्या बन चुका है, प्रिमिटिव नोड, क्योंकि सेल यहाँ पे इकट्ठे होने लग गए। तो मैं ये कहता हूँ कि जनाब ये सेल आए, सेल इकट्ठे होते गए, तो ये देखिए सेल के इकट्ठे होने से यहाँ पे एक ट्यूब सी बन गई है। ट्यूब तो नहीं कहना चाहिए इसको, तो इस सेल के इकट्ठे होने से यहाँ पे एक थिकनेस बन गई है, और थिकनेस का सिरा जो है थोड़ा और फूला हुआ है। तो ये फूला हुआ सिरा है, इसको मैंने टर्म कर दिया था प्रिमिटिव नोड, और इसको क्या टर्म किया, प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो इसको समझने के लिए हम एक मॉडल देखेंगे। तो आए ज़रा एक मॉडल देखते हैं। तो अब बेटा इस मॉडल को देखें आप, तो अब हमें ये पता चलता है कि सेल मूव किए हैं यहाँ से इधर सेंटर में आए, तो ये एक थिकनेस अपीयर हो गई है। ये जो हमारी थिकनेस है इसको हम कह रहे हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये देख रहे हो, थिकनेस है, लोकल थिकनेस बन गई है। और इसका ये जो एंटीरियर एंड है, इस पे आपको एक और इसका फूला हुआ हिस्सा, एक और थिकन्ड पार्ट की तरह नज़र आ रहा है। ये जो फिंगर के नीचे हिस्सा पड़ा हुआ है, इसका नाम हम क्या रख रहे हैं, हेंसन नोड। बाद में फिलहाल इसको क्या कह रहे हैं, प्रिमिटिव नोड। तो ये जो फिंगर के नीचे पार्ट पड़ा हुआ है, इट इज़ प्रिमिटिव नोड एंड इट इज़ प्रिमिटिव स्ट्रीक। स्ट्रीक क्या है, थिकनेस है, और उस थिकनेस का इंटीरियर एंड थोड़ा सा फूला हुआ है, इसका नाम क्या है, प्रिमिटिव नोड। ये क्या आ गया, प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब होता है असल में इंटरेस्टिंग काम शुरू। अब हमने सेल्स को कराना है मूव,
और सेल को मूव करवाएंगे और इससे हम फॉर्म करेंगे मीजोडर्म। तो आए देखते हैं जी मीजोडर्म कैसे बनती है। अब बच्चों इस डायग्राम में आप ये देखो कि अगर यहाँ से ये जो सेल हैं जो प्रिमिटिव स्ट्रीक में पड़े हैं, अगर ये सेल प्रिमिटिव स्ट्रीक से मूव करते हुए ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान आना शुरू हो जाए, यानी मान लें ये सेल यहाँ से चलते हुए आए और एपी और हाइपोब्लास्ट के दरमियान जो स्पेस पड़ी उसको फिल करते गए, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट को ध्यान से देखें, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान आपको मैंने शो किया ये रेड कलर के डार्ट लगाए हैं। तो ये जो रेड कलर के डार्ट हैं बच्चों, एक्चुअली ये है हमारी अब मीजोडर्मल सेल है, यानी वो सेल जो एपीब्लास्ट से मूव करके प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू मूव करके एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में आ चुके हैं, उन्हें हम कह रहे हैं मीजोडर्मल सेल्स। इन्होंने मीजोडर्म बनानी है, मीजोडर्म की लेयर्स बनानी है, इन्हीं से नोटोकार्ड बनेगा, इन्हीं से सोमैट्स बनेंगे, इन्हीं से हम सीलोम फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखो कि जब ये सेल बेटा यहाँ से मूव करेंगे तो वो जो थिकन्ड पार्ट था, क्योंकि वो थिकनेस बनी उन सेल्स की एग्रीगेशन की वजह से थी, वो थिकनेस बनी सेल्स के अकमुलेट होने से थी, तो चूँकि वो सेल अंदर की जानिब गिर रहे हैं तो वहाँ पे जो थिकनेस थी वो तो गायब हो जाएगी और उस थिकनेस जगह एक शगाफ पड़ जाएगा, एक नाली सी बन जाएगी। तो उस नाली को अब हम चूँकि पहले तो टर्म करे थे इसको प्रिमिटिव स्ट्रीक, अब हम उसे बोलेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। तो इसके लिए भी एक मॉडल देखते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। अब बेटा आप इस मॉडल को देखें, मान लें पहले इस तरह की थिकनेस थी तो ये तो था प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो चूँकि प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल यहाँ एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान मूव करते गए तो ये जो हमारे पास एक नाली सी बन गई है, इससे अब हम क्या टर्म करें, प्रिमिटिव ग्रूव। और इसके किनारे देखें, ये इसके किनारे ये बाउंड्रीज हैं, किनारे हैं, इन्हें मैं कहूँगा प्रिमिटिव रिजेस, यानी ये प्रिमिटिव रिज है किनारा, ये प्रिमिटिव रिज है और दरमियान में ये क्या बन गया है, प्रिमिटिव ग्रूव। क्योंकि पहले ये थिकनेस थी, थिकनेस के सेल अंदर चले गए, नतीजा ये आया कि यहाँ पे ट्यूब सी फार्म हो गई या नाली सी फार्म हो गई। इस नाली को हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रिमिटिव ग्रूव, और इसके किनारों को क्या कह रहे हैं, प्रिमिटिव रिजेस। और अगर आप इसके पीछे देखें तो वो जो फूला हुआ सिरा था ना, उसके सेल्स अब इनको हम टर्म करते हैं नोटोकार्डल सेल, क्योंकि ये भी मीजोडर्म के ही सेल थे, इनसे नोटोकार्ड बनना होता है। तो बुक में एक स्टेटमेंट होगी कि ये जो एरिया था हमारा, जिसको हमने पहले प्रीवियसली प्रिमिटिव नोड बोला था, उसको अब वो कहेगा कि ये प्रिमिटिव नोड से बन चुका है हैंसन्स नोड, क्योंकि ये सेल भी अंदर जा चुके हैं। और बुक में वो स्टेटमेंट देगा कि ये शो करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेजिनेशन, एक ख़ास किस्म की इन्वेजिनेशन। तो उसके लिए एक हल्का सा छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आप उसको समझ लें तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर ये समझ लें कि ये जो हमारे पास एक डिप्रेशन यहाँ बन चुका है, अगर मान लो ये एक फ़नल है, इसके अंदर ऐसे हम कोई फ्लूइड फेंकेंगे, पानी जिसे नीचे जाता है फ़नल से, तो मान लो बेटा कि ये अगर फ़नल है, इससे सेल अगर अंदर जाएँ तो जो सेल इससे अंदर जाएंगे वो आगे इकट्ठे होकर एक रॉड बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, नोटोकार्ड। तो सर देखते हैं कैसे बनता है। तो बच्चों इस पॉइंट को समझने के लिए ये मेरे पास एक फ़नल है। अब आप ये मान लें कि ये जो फ़नल है ये पहले वैसे ही सेल का एग्रीगेशन था, वही फूला हुआ हिस्सा था, कौन सा, ये वाला प्रिमिटिव नोड। तो अगर प्रिमिटिव नोड के सेल वहीं से अंदर गिरना शुरू हो जाए तो ये एक ओपनिंग बन जाएगी इस तरह की फ़नल शेप। इससे अब हम क्या टर्म करूँगा, इसे मैं कहूँगा हैंसन नोड। तो अब देखें इसमें अगर ये सेल हैं, मान लें ये सेल्स हैं और इसके अंदर जा रहे हैं, तो बेटा जब ये सेल इसके अंदर जाएंगे तो ये सेल ऐसे अंदर जाके ऐसे इन्होंने क्या बना देना है, एक रॉड बनाना है। इस रॉड को अब हम क्या कहेंगे, नोटोकार्ड। तो ये बेटा इस तरह से सेल अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद ये इस तरह का एक नोटोकार्ड बनाते हैं। तो ये चूँकि मीजोडर्मल सेल थे तो हमें पता है मीजोडर्म से नोटोकार्ड बना है। अब एक रॉड है, लेकिन अगर मैं इसको घुमा के ऐसे दिखाऊँ आपको तो आपको सामने से कैसे नजर आएगा, सिर्फ सर्कुलर। आप लगेगा कि एक सर्कुलर पार्ट है। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने ये शो किया है कि ये जो सेल थे प्रिमिटिव स्ट्रीक के, ये यहीं से अंदर आते हैं और इनके अंदर आने के नतीजे में हमारे पास ये क्या बन जाता है, प्रिमिटिव रिज, और उसके किनारे प्रिमिटिव रिजेस, और ये क्या बन जाता है, प्रिमिटिव ग्रूव। और ये सेल वहीं पे अंदर गए थे तो इनके अंदर जाने से यहाँ पे इसी के नीचे ये एक क्या बन जाएगा, रॉड शेप स्ट्रक्चर, जो आगे की जानिब कैसे नज़र आएगा। यानी हमने ये कहा यहाँ से ये सेल अंदर गए तो ये सेल यहाँ के बेटा अरेंज हो गए, पुश करते गए तो ये हमें क्या नज़र आने लगा है, नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड सामने से कैसा नज़र आ रहा है आपको, सर्कुलर, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, पूरे का पूरा एक रॉड है। तो इसलिए अब बुक में एक स्टेटमेंट होगी कि ये जो हमारी प्रिमिटिव स्ट्रीक है, इट रिप्रेजेंट्स
बोथ डार्सल एंड लेटरल लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। तो बेटा हमें ये समझना है कि ये बोथ डार्सल एंड लेटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से क्या मुराद है। देखिए एक टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, जिसके अंदर आपको ब्लास्टोपोर के बारे में पढ़ाया गया था। तो बेटा ब्लास्टोपोर से सेल मूव करते हैं इनफैक्ट एम्फीबियंस वगैरह के अंदर। तो चूंकि वहाँ तो सेल ब्लास्टोपोर से मूव कर रहे थे, यहाँ सेल मूव कर रहे हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक से, तो मतलब जो काम ब्लास्टोपोर करता है वही काम प्रिमिटिव स्ट्रीक करती है। लेकिन ब्लास्टोपोर का स्ट्रक्चर और तरह का है, प्रिमिटिव स्ट्रीक का स्ट्रक्चर और तरह का है। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप दीगर बुक्स में पढ़ें तो आपको एक स्टेटमेंट मिलती है कि जो हमारा प्रिमिटिव स्ट्रीक है इट इज़ एनालॉगस टू ब्लास्टोपोर। आप लोगों ने चैप्टर 24 में एवोल्यूशन के अंदर एनालॉगस एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और फंक्शन डिफरेंट होता है, जबकि एनालॉगस ऑर्गन या एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हम उनको कहते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होता है। तो चूंकि प्रिमिटिव स्ट्रीक वही काम करती है जो बाकी वर्टिब्रेट्स के अंदर ब्लास्टोपोर कर रहा है, तो इसलिए उसने लिखा है कि इट रिप्रेजेंट बोथ डार्सल एंड लेटरल लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर। ये जो हमारा डायग्राम है जिसके अंदर हमने कहा था कि ये मीजोडर्म फॉर्म हुई है, ये सारे सेल मीजोडर्मल थे। तो अब अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो ये वही सर्कुलर हमने एक फोल्ड शो किया है और इसको हमने क्या टर्म किया है जी, नोटोकॉर्ड। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा बीच में यहाँ पे, नोटोकॉर्ड। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये असल में किस से बना था? ये बना था इन सेल के वहीं पे अंदर की जानिब वो फनल शेप स्ट्रक्चर के जरिए इन्वेजिनेट होने से। तो ये हमारा आ गया जी नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड के साइड पे आपको थोड़े थोड़े और इसी को सराउंड करते हुए कुछ सेल नजर आ रहे हैं। इन सेल्स को बेटा हम टर्म करते हैं सोमाइट्स। नाउ व्हाट आर सोमाइट्स? जो सोमाइट्स वो मीजोडर्म के सेल हैं या मीजोडर्मल सेल्स हैं जो नोटोकॉर्ड को सराउंड करते हैं, और इन्होंने भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, जैसा कि ये वर्टिब्री के कुछ एलिमेंट्स बनाएंगे, ये रिब्स को बनाएंगे, ये स्कल के कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड के बिल्कुल अराउंड जो सेल्स हैं इनको हम क्या टर्म कर रहे हैं बच्चों? सोमाइट्स। और साइड पे अगर आप देखें तो आपको एक थिक सी प्लेट नज़र आ रही है, ये रेड कलर की, ये है हमारी लेटरल प्लेट मीजोडर्म, जो कि ये लेटरल साइड पर है। सेंटर में क्या पड़ा हुआ है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के अराउंड क्या पड़े हुए हैं? सोमाइट्स। एक्चुअली यहाँ पे एक और भी टाइप है मीजोडर्म की जिसको इंटरमीडिएट मीजोडर्म कहते हैं, लेकिन बुक में उसका कोई जिक्र नहीं है। डायग्राम में उसने एक जगह लेबल किया हुआ है हर्ट रूडिमेंट। तो वो जो हर्ट रूडिमेंट है वो बनता है इंटरमीडिएट मीजोडर्म से, लेकिन हम उसका जिक्र इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं चीज़। तो अब एक चीज़ को समझ लें, ये जो साइड वाली बेटा मीजोडर्म है इसको हम नाम दे रहे हैं लेटरल प्लेट मीजोडर्म। और ये जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म पड़ी हुई है ये एक्चुअली दरमियान से स्प्लिट होती है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, ये देखें, तो ये दो लेयर्स में तकसीम हो गई। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि वो जो मीजोडर्म थी लेटरल प्लेट मीजोडर्म, वो दो लेयर्स में स्प्लिट हो गई है, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाली लेयर को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्टोडर्म के पास है, क्योंकि एपीब्लास्ट के जो सेल बाकी बच जाते हैं वो हमें पता है क्या होते हैं, वो एक्टोडर्मल सेल थे। जो सेल मूव कर चुके थे वो सेल क्या थे? मीजोडर्मल। तो ये हमारा जो ऊपर वाला लेयर है इसका लेटरल प्लेट मीजोडर्म का, इसको हम नाम देते हैं सोमैटिक मीजोडर्म। और जो नीचे एंडोडर्मल लाइनिंग को ये उसके साथ साथ चल रही है लेयर, इससे हम क्या कहते हैं? स्प्लैंक्निक मीजोडर्म। तो ये दो किस्म की हमारी बन जाएंगी बेटा मीजोडर्म की लेयर, और इनके दरमियान ये जो स्पेस अपीयर होगी इससे हम मानेंगे सीलोम यानी बॉडी कैविटी। फर्स्ट ईयर में आप चैप्टर 10 में पढ़ाए हो सीलोम फॉर्मेशन। दो इसके अपोसिस थे, शीजोसीलियस एंड इंटीरोसीलियस अपोसिस। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मीजोडर्म की लेयर्स के स्प्लिट होने से बीच में कैविटी अपीयर हुई है, उस कैविटी को हम क्या नाम दे रहे हैं? सीलोम का नाम दे रहे हैं। तो ये आ गई सीलोम, ये क्या आ गया? नोटोकॉर्ड। और अब इंटरेस्टिंगली आप अगर नोट करो तो इन तमाम डायग्राम्स के अंदर मैंने ये ऊपर वाली लेयर को जो ब्लास्टोडर्म थी उसको थोड़ा थोड़ा इन्वेजिनेट होता दिखाया था। यहाँ पे देखें, इधर देखें। उसकी वजह ये है कि ये हो रही होती साथ ही साथ न्यूरोलेशन, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में न्यूरोलेशन को अलग से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा न्यूरोलेशन कैसे होती है, नर्वस सिस्टम कैसे बनता है। तो इसलिए वो न्यूरोलेशन को शो करने के लिए हमने इसको इन्वेजिनेट किया, ये जहन नशीन रखनी है। दूसरी चीज़ ये जहन नशीन रखनी है आपने कि ये जो हमारा नीचे वाला हाइपोब्लास्ट था, हमने कहा था इसने एंडोडर्मल लाइनिंग बनाई है। तो आप ध्यान
देखो तो मैंने इसको भी थोड़ा सा इन्वेजिनेट किया है, हल्का सा देखें ये, इसको भी मैंने इसे घुमाना शुरू किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये मतलब इसने यॉक सैक को पूरे का पूरा बनाया था, इसने यॉक को आउटर साइड से कवर कर लिया था। तो ये जो हमारे पास एक ऊपर छोटी सी इनकम्प्लीट कैविटी अपेयर हो रही है, इसे हम नाम देते हैं गैस्ट्रोसील या प्रिमिटिव गट। मतलब क्या है प्रिमिटिव गट का, कि बाद में जाके इसी से मुकम्मल गट फॉर्म होगी, क्योंकि एंडोडर्म से ही गट बनती है। तो बात वही है, एंडोडर्म गट बना रहा है, मीजोडर्म से तमाम मसलोस्केलेटल चीज़ें फार्म हो रही हैं, मसलोस्केलेटल एलिमेंट्स बन रहे हैं, और ऊपर जो लेयर बाकी बच गई है वो क्या रह गई, एक्टोडर्म। तो ये जो ऊपर वाला सारे का सारा हमारा पोर्शन जिसने कोहेरेंट लेयर बनाई हुई है एक्टोडर्म की, इसी को अब हम इस्तेमाल करके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूरोलेशन। क्योंकि हमें पता है कि एक्टोडर्म से बनता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, न्यूरोलेशन। और ये हमारा क्या बना था, मीजोडर्म एंड नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। और ये जो इनर लेयर थी हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट ने क्या बना दिए, प्रिमिटिव गट। तो यही गट बेटा यहाँ पे अगर इसी तरह से मुकम्मल तौर पे इस तरह से दोबारा इनक्लोज कर ले, तो एक पूरी की पूरी एक ट्यूब बन जाएगी, जो सामने से अब कैसे नजर आएगी, लेकिन एक्चुअली पूरी एक ट्यूब होगी। तो ये अब कहलाएगी गट। गट इन फ्यूचर बननी है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम इसको क्या कह रहे हैं, प्रिमिटिव गट या गैस्ट्रोसील का नाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम न्यूरोलेशन वगैरह को करेंगे डिस्कस। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा ये टेक्निकल करके बुक में लिखा गया है, कुछ चीज़ें उसने आगे पीछे करके लिख दी हैं, तो मुश्किल कुछ नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे देखते हैं न्यूरोलेशन। अल्लाह हाफ़िज़।